पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। जब भी कोई शख्स अपने मुल्क को, अपने प्यारों को छोड़कर परदेश की ज़िंदगी को अडॉप्ट करता है, तो उसका जो मेन मकसद होता है, वो यही होता है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाए और बाहर रहकर, मुल्क से दूर रहकर, किसी भी जो दूसरी करेंसी में वो अपनी जॉब कर रहा है या उसमें पैसे कमा रहा है, तो उसका मकसद यही होता है कि आने वाले सालों के अंदर 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में या इससे ज़्यादा अरसे के अंदर वो अपने आप को फाइनेंशियली इतना मुस्तहकम कर ले कि उसके लिए फिर ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसका हुसूल मुमकिन हो सके। अब 2024 का इख्तिताम हो रहा है, 2025 का आगाज़ हो रहा है, तो कोई भी अगर आप में से पाकिस्तान से बाहर है, ख़ाह वो मिडल ईस्ट में है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो हर शख्स की कोशिश होती है कि वो जब नया साल आता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उसके हवाले से एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाए और प्लानिंग करे। अब 2025 में अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी माशी हालत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, इस वीडियो में इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि जो कि मिडल ईस्ट के ममालिक में, जैसे यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, इन ममालिक में। इसकी वजह ये है कि इन ममालिक में जब आप एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉब कर रहे होते हैं, किसी भी किस्म की, या बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आप जब भी काम के लिए आते हैं तो वो सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पर ना तो कोई आपको नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट या पासपोर्ट के लिए नहीं आ रहे होते। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या जो दीगर ममालिक हैं, उसमें जब लोग जाते हैं तो उनका एक मतमा नज़र ये भी होता है कि उन्होंने वहाँ पर नेचुरलाइज़ होना है, वहाँ की उन्होंने नेशनैलिटी लेनी है, वहाँ का पासपोर्ट लेना है, तो वो एक डिफरेंट पर्पस हो जाता है। लेकिन मिडल ईस्ट में जो भी आता है वो प्योरली पैसा कमाने के लिए आता है, इसलिए उनको पता होता है कि उन्होंने सूनर और लेटर वापस अपने मुल्क जाना है, और उस वक्त उनकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, कितनी उनकी सेविंग होगी, कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, और उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उस टाइम पे वो क्या होगा, वो बड़ा मायने रखता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने कंसीडर करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, तो ये है कि आपने अपनी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंसीडर करना है, जिसमें स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो गई या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स हो गई म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। अब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अगर तो आप यूएई में फॉर एग्जांपल, तो आप यूएई की जो स्टॉक मार्केट है जिसमें एडीएक्स है यानी अबू धाबी एक्सचेंज, या फिर डीएफएम दुबई फाइनेंशियल मार्केट, इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप तदावुल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन दोनों ममालिक की खास तौर पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक मेजॉरिटी जो चंक है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वो इन्हीं दो ममालिक में होता है। तो यहाँ की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके अंदर आपका पोर्टफोलियो का होना और वहाँ का आपके पास एक एक्सपोजर होना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो ममालिक हैं जो कि मैच्योर ममालिक कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं होती जो कि दीगर कुछ अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ की होती है, जहाँ पर धड़ाम से मार्केट्स नीचे भी गिर जाती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। उसके बरक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको एक स्टेडी मूवमेंट नज़र आएगी। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, फिर आपकी जो गोल्स हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें जहन में रखकर यहाँ की स्टॉक मार्केट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएंगी जिसके अंदर आप डिविडेंड भी हासिल कर सकते हैं और साथ साथ वहाँ पर पोटेंशियल कैपिटल गेन भी है। अब दूसरी तरफ अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, और हाँ, स्टॉक मार्केट की जब मैंने बात की तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ की लोकल जो स्टॉक मार्केट्स हैं डीएक्स डीएफएम या तदावुल वगैरह को ही कंसीडर करें, बल्कि आप पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसका भी ज़रूर एक्सपोजर लें। आगे चल के मैं मज़ीद इस पे बात करूँगा रोशन डिजिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। और साथ साथ ये है कि अगर आप मिडल ईस्ट के ममालिक में हैं तो आपको एक और यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बराका वगैरह, सर्वा, और इनके ज़रिए इंटरेक्टिव ब्रोकर, क्योंकि पाकिस्तान में होते हुए ये चीज़ें करना मुश्किल होती हैं फॉर द वेरियस रेगुलेटरी रीजंस, लेकिन यहाँ पर आप मिडल ईस्ट में हैं तो यहाँ से पूरी दुनिया की मार्केट्स आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं और आप उनको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं।
अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट के हवाले से या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जो डिफरेंट टाइप के एनालिसिस होते हैं उसका नॉलेज नहीं रखते, तो उनके लिए एक सेफ़र ऑप्शन ये भी होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जहाँ पर बेसिकली फंड मैनेजर्स होते हैं जो ऑलरेडी ये सारी एक्सपर्टीज़ उनके पास होती हैं। तो ऑब्वियसली उसकी कुछ एडिशनल कॉस्ट वगैरह भी आ जाती हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड लोड भी आ जाता है उसका। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो एक पूरी बास्केट हो जाती है जिसके अंदर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी की होती है, और उसके ज़रिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी के फंड्स भी होते हैं, इसी तरह मनी मार्केट के फंड्स भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग के इस वक्त मार्केट का क्या सिचुएशन है, फन इक्विटी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है या फिर मनी मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स की क्या सूरत हाल है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं फर्दर कि आपने किस तरह के फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसमें गोल्ड फंड्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट जो दीगर फंड्स होते हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो ये है कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं तो प्रीवियस गवर्नमेंट और उस वक्त जो स्टेट बैंक पाकिस्तान में रज़ा बाकर साहब थे, उस वक्त एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था स्टेट बैंक प्लस गवर्नमेंट का, इमरान खान लेड गवर्नमेंट के टाइम पे, कि उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स का एक नया सेगमेंट मुतारफ़ कराया था, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ या वो पाकिस्तानी रेजिडेंट पाकिस्तानी जिनकी पाकिस्तान से बाहर कोई भी डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, तो उनके लिए था। तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के अंदर रिपैट्रिएबल अकाउंट है बेसिकली है, यानी कि इसमें आप जो भी पैसे भेजते हैं वो वापस आप इजीली मुल्क से बाहर वापस जब आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए फिर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए खुले। फॉर एग्ज़ाम्पल आईएनपीसी यानी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या फिर कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, तो इस पे मुख्तलिफ करेंसीज़ के अंदर जिसमें डॉलर टर्म्स के अंदर भी बड़े ज़बरदस्त रिमार्केबल किस्म के प्रॉफिट्स लोगों ने हासिल किए, 8.5% 9% तक के, डिपेंडिंग ऑन टेन्योर। इसी तरह इसमें आप पाउंड के अंदर, यूरो में या फिर पीकेआर के अंदर जो प्रॉफिट रेट्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था जिस और अभी भी है कि जिसके ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक के अंडर इस अकाउंट के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो 2025 में इस ऑप्शन को, अगर आपने ऑलरेडी रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं खोला हुआ तो ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए, और इसके ज़रिए फिर आप और भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसमें रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी है। यानी कि स्टॉक मार्केट में एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वंस यू हैव अ रोशन डिजिटल अकाउंट, तो डायरेक्टली इसी रोशन डिजिटल अकाउंट में जो जिस भी बैंक के साथ आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होगा उसी की एप्लीकेशन के थ्रू आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी साइन अप कर सकते हैं ब्रोकर सेलेक्ट करके। और बड़ा सीमलेस प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसके ज़रिए आपका फिर जो सीडीसी सब अकाउंट है और ब्रोकरेज अकाउंट है वो भी खुल जाएगा, एंड देन यू विल बी ऑल गुड टू गो विद द इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है और इसको ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास सेविंग्स हैं तो उसको जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ चंक ज़रूर आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्ट करें, जो आईएनपीसी या एनपीसी में या फिर रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, ताकि इससे भी आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो यूएई का प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव सेक्टर है। और इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो यूएई की मार्केट बूमिंग मार्केट है फॉर वेरियस रीज़न। एक तो ये कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि दुनिया भर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, यूक्रेन रशिया का देख लें या फिर बाकी दुनिया में कहीं भी फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, कोई जंगो जदल होता है, तो लोग अपना पैसा ऐसी जगहों पे ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको एक सेफ्टी भी मिल रही हो और जहाँ पर उनको पोटेंशियली अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा हो। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई की जो मार्केट है वो हमेशा से एक अट्रैक्शन रही है। और अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने देखा कि यूएई के अंदर जितना तेज़ी से बड़े रिनाउंड किस्म के डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट कि इन फ्यूचर इसमें मजीद कितना ज़्यादा अभी इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल मौजूद है। अब वो एग्जांपल के तौर पे यूएई में जो नया एयरपोर्ट है, अल मखदूम एयरपोर्ट जो बन रहा है, तो उसके पास के एरियाज़ हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े रिनाउंड किस्म के डेवलपर्स जो हैं वो वहाँ पर ऑफ प्लान भी और रेडी अपार्टमेंट्स भी दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाईली रेगुलेटेड है,
है, यहाँ पर वो जो टिपिकल पाकिस्तान में हमारा होता है फ्रॉड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स के चांसेस होते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं होती। यहाँ पर एक प्रॉपर एस्क्रो अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, और बहुत विजिबिलिटी होती है आपको। जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट है उसकी जो एप्लीकेशन या उसकी साइट्स हैं, वहाँ पर जाकर भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का। वहाँ पर रेगुलरली पीरियोडिकली इंस्पेक्शंस हो रही होती हैं, आपको पता होता है कि वो प्रोजेक्ट कितने अरसे में कंप्लीट हुआ। प्लस जो भी डेवलपर्स होते हैं उनके ऊपर भी रेगुलेशंस हैं कि उन्होंने मुकर्ररा जो मुद्दत होती है उसकी, जो टाइम लाइन होती है उसमें, और थोड़ा सा उनको मार्जिन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, कि उसके अंदर अंदर उन्होंने कंप्लीट करना होता है प्रोजेक्ट को। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है रेंटल यील्ड के हिसाब से भी देखें तो वो भी बहुत अच्छा है, और जो प्राइस एप्रिसिएशन होती है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये वो सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। और इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया भर में कहीं से भी आप इजीली यूएई की स्टॉक मार्केट में, सॉरी, यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा यहाँ पे ला सकते हैं, उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर मॉर्गेजेस की बेसिस पे अगर आप बैंक्स से मॉर्गेज करवा के कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, यानी कि आप यहाँ पर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, यहाँ पे ऑलरेडी आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में बड़ा इजी हो जाता है, आपको आसानी से बैंक्स जो है ना वो आपका मॉर्गेज की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो वो ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपको देनी होती है इंस्टॉलमेंट्स की मद में, और वो प्रॉपर्टी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि यहाँ पे मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और फिर उसको रेंटल पे चढ़ाते हैं, तो उनको जो रेंटल आ रहा होता है वहीं से उनका मॉर्गेज भी जा रहा होता है। तो बेसिकली ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट सपोज कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा सरमाया नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्राउड फंडिंग के भी मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। कि इसमें होता ये है कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स होता है जो कि अपने पैसे उन रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको एक फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल रही होती है। एग्जाम्पल यूँ ले लें कि एक कोई बिल्डिंग है जिसकी लेट सपोज के जो कॉस्ट है वो 1 मिलियन है। तो अब हो सकता है उसमें 15, 20, 25, 30, 100, 200 एनी नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी अपनी मर्जी की वहाँ पर पूलिंग करते हैं। और वो जो रेगुलेटेड जो भी वो होता है, एप्लीकेशन होती है, या जो एक अथॉरिटी होती है, तो वो उसको इन्वेस्ट करती है, और फिर उसमें से जो रेंटल मिल रहा होता है वो आपको मिलता है। इसमें आप अगर देखें तो स्मार्ट क्राउड और स्टेक जो हैं, दो ऐसे रिनाउंड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप इस तरह की जो फ्रैक्शनल ओनरशिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी मार्केट में वो कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड के ज़रिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक रेफरल लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करेंगे तो जब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 250 दिरहम तक का एक बोनस भी मिल सकता है, जो कि आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूए की प्रॉपर्टी मार्केट का अगर आप जो बेनिफिट है वो यूए की स्टॉक मार्केट के थ्रू भी लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे एमआर हो गया, अलदार हो गया, इस तरह के जो डेवलपर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं। तो अगर आप उनके शेयर्स लेते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली यहाँ की जो प्रॉपर्टी मार्केट, बूमिंग प्रॉपर्टी मार्केट है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्राउड फंडिंग की जो ऑलरेडी मैंने डिटेल में बात कर दी स्मार्ट क्राउड के हवाले से और स्टेक के हवाले से, लेकिन इसमें एक और चीज़ ये है कि रीट्स जो है ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो लिस्टेड रीट्स में तो डॉलमेन सिटी रीट है, ग्लोब रेजिडेंसी रीट है, और टीपीएल रीट है। तो रीट का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर होता है कि यहाँ पर भी आप यूनिट होल्डर होते हैं, यानी कि रीट्स डेवलपमेंटल रीट्स होती हैं, कुछ कुछ रेंटल यील्ड्स होती हैं, और कुछ हाइब्रिड रीट्स होती हैं। तो रीट के अंदर आप इवन पाकिस्तान की अगर बात करें तो चंद 100 रुपए से भी अगर आप किसी एक डीसीआर, जीआरआर या किसी भी रीट के अगर आप शेयर्स ले लेते हैं स्टॉक मार्केट से, बेसिकली रीट्स होती हैं वो लिस्टेड रीट्स की जो शेयर जो सेल एंड परचेज हो रही होती है वो नॉर्मल स्टॉक की तरह हो रही होती है। तो जब आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर होता ही है कि वो जो रीट जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है रेंटल की मद में या किसी भी मद में, तो वो फिर अपने यूनिट होल्डर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही यूनिट होल्डर्स होते हैं, तो उनको दे रही होती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा सरमाया चाहिए। लेकिन थोड़े पैसे से अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो रीट्स एक ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। आप जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें डीसीआर वगैरह की, तो इनकी जो यील्ड है वो अबव 10% है। तो अगर आप आम हालात में देखें तो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें से अगर आप कुछ भी उठाते हैं तो उसमें रेंटल की बात करें तो आल्दो के मुख्तलिफ शहरों में डिपेंड करता है, वेरी करता है, लेकिन इन जनरल आपको इतनी ज़्यादा रेंटल यील्ड नहीं मिल रही होती, बहुत कम मिल रही होती है।
लेकिन इन रीट्स के अंदर आप 10% से भी ज़्यादा यील्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और सदाबहार जो ऑप्शन है दुनिया भर में, हर मुल्क के अंदर हर जगह पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो है गोल्ड का। क्योंकि गोल्ड ना सिर्फ ये कि आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज प्रोवाइड कर रहा होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर की जाती है। तो आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में हैं एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो कोशिश करें कि हर महीने की जो आपकी सैलरी है उसमें से कुछ बचा के कोई ना कोई गोल्ड का, जैसे गोल्ड का कॉइन ले लिया, बिस्किट ले लिया, या अगर आपके पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो गोल्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें, ताकि वो भी, क्योंकि वो भी गोल्ड की प्राइसेस की बेस पे ही मूव हो रहे होते हैं। तो गोल्ड का एक्सपोजर आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉरेन करेंसी को ले लें या लोकल करेंसी को ले लें या कोई भी इस तरह की जो पेपर करेंसी है, उसके मुकाबले में गोल्ड जो है वो एक ऐसा आपके पास पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या सेविंग इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है, जो कि लॉन्ग रन में आपको हमेशा फ़ायदा ही देता है। तो कोशिश करें कि हर महीने की सैलरी के अंदर से या जो भी आपकी मंथली इनकम होती है उसमें से जो भी आप सेविंग कर सकते हैं, उसमें से कुछ हिस्से का गोल्ड ले लिया करें। फिर उसको अपने यूएई में या किसी भी कंट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ बैंक्स में आप आसानी से लॉकर खोल सकते हैं और लॉकर में रख सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी आप सेम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो 24 कैरेट का अगर आप गोल्ड लेते रहते हैं, बाय द टाइम आपका वो पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। गोल्ड जो है आपके पास, क्योंकि इस तरह का जो गोल्ड होता है, गोल्ड के जो बिस्किट्स हो गए, कॉइन्स वगैरह हो गए 24 कैरेट के जो कि प्योर होते हैं, तो उसके अंदर फिर कोई कटौती वगैरह भी नहीं होती। क्योंकि नॉर्मली आप ऑर्नामेंट्स वगैरह यानी कि आप ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें कुछ डिडक्शंस भी होती हैं आपके लिए, क्योंकि वो 100% प्योरिटी उसमें नहीं होती। प्लस वैसे भी उसमें उसकी जो कॉस्ट होती है, मेकिंग कॉस्ट, वो भी आपको बियर करना पड़ती है। लेकिन अगर आप गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह लेते हैं या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपके लिए एक सदाबहार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है और उसके अंदर आप पोटेंशियली ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ जेनेरिक ऑप्शंस भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप 2025 की बात करें तो ज़रूर इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी, तो एक तो ये कि इसकी वजह से इक्विटी मार्केट के अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि वो एक बेहतरी आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। प्लस गोल्ड तो आपको एक हेज प्रोवाइड कर रहा है और इसका एक फ़ायदा होता ही होता है। प्लस प्रॉपर्टी मार्केट की मैंने बात की, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली फिर जो लोगों का फिक्स्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से निकाल के पैसा वो मार्केट में फेंकते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी मार्केट एक बड़ा सेगमेंट होता है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को कंसीडर नहीं किया, डिस्कस इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान में अभी भी टैक्सेशन को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बहुत सारी कंसर्न्स हैं, बहुत सारे मामला आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट पाकिस्तान की, बावजूद ये कि इंटरेस्ट रेट नीचे है, अभी तक वो दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकी। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि इमीडिएट बेसिस पे आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ बड़े एक्सपोजर्स लें। छोटे मोटे आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी लेके, कोई प्लॉट वगैरह लेके, कोई फाइल लेके आप कोई अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। आल दो के लॉन्ग रन में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की एमनेस्टी स्कीम या कोई भी ऐसी अट्रैक्टिव ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोबारा से फलने फूलने लगे, तो फिर ऑब्वियसली उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फॉर नाउ ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो कौन से मुल्क से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस मैंने डिस्कस किए हैं, इनमें से किस ऑप्शन को ऑलरेडी आपने एक्सप्लोर किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप 2025 में देख रहे हैं। बिटकॉइन या उस तरह की जो ऑप्शंस हैं उनको मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि आई बिलीव इन डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जिसके अंदर सॉलिड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हों, जिसमें हवाई बातें या वो चीज़ें जहाँ पे छक्के लगते हैं आउट ऑफ नोवेयर, उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि उसको मैं सट्टा समझता हूँ, इसलिए मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। आज की वीडियो से इतना ही। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।